आज हम अपने पाठ्यक्रम के 8वें इकाई की चर्चा करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि खंड 3 में 8वें इकाई में लोकतंत्र की चर्चा आज हमें करनी है। तो एक शासन प्रणाली के रूप में भी लोकतंत्र की हम चर्चा करेंगे और जीवन पद्धति के रूप में भी लोकतंत्र की चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा मुख्य बल शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र का विश्लेषण करने पर रहेगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र का तात्पर्य है ऐसा तंत्र जिसके केंद्र में लोक हो या जिसके केंद्र में लोग हों। तो ये एक तरीके से लोगों का तंत्र या लोगों की व्यवस्था होती है, या ऐसी व्यवस्था जहाँ पे लोगों के हितों का, उनकी इच्छाओं का, उनके मूल्यों का, उनके आदर्शों का, उनके विचारों का सम्मान किया जाता है। तो लोकतंत्र में मूलतः लोगों के इर्द गिर्द घूमता हुआ तंत्र होता है, लोगों के इर्द गिर्द घूमती हुई व्यवस्था होती है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य ये होता है कि लोगों के हितों का ख्याल रखा जाए, उनके मूल्यों का ख्याल रखा जाए और उनकी इच्छा के अनुरूप शासन किया जाए। तो लोकतंत्र की अगर हम शुरुआत देखें या एक शासन प्रणाली के रूप में अगर हम लोकतंत्र की शुरुआत देखें तो हमें सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के बिहार के उस समय वैशाली क्षेत्र था, उसमें लिच्छवियों और वज्जियों का जो एक कुल था जिसको अष्टकुल कहते हैं, उनके द्वारा सबसे पहले गणतंत्र की जो है स्थापना करी गई। और सबसे प्राचीन उदाहरण आज के बिहार के वैशाली में देखने को मिलता है। उसके बाद हम 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीक में जो है लोकतंत्र का उदाहरण देखते हैं। और जो डेमोक्रेसी अंग्रेजी का वर्ड है वो दरअसल दो ग्रीक शब्दों डेमोस और क्रेटिया से मिलके बना है, या क्रेशिया से मिलके बना है, जिसमें डेमोस का अर्थ है लोग और क्रेशिया का अर्थ है शक्ति। तो अगर इसके अर्थ को कंबाइन करते हैं और उससे जो वर्तमान का मतलब वर्तमान जो अवधारणा निकल के आती है वो है लोक शक्ति की, मतलब कि जहाँ शक्ति, जहाँ सत्ता जो है वो लोगों के पास हो, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोकतंत्र कह सकते हैं। तो लोकतंत्र वास्तव में इसके विभिन्न रूप हैं और हर जगह जो है अलग अलग तरीके से इसको जो है लिया गया है और इसको अपनाया गया है। लोकतंत्र का कोई एक सर्वमान्य रूप नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया भी लोकतांत्रिक होने का दावा करता है, वहां सर्वाधिकारवादी लोकतंत्र का रूप प्रचलित है। पाकिस्तान और तुर्की में देखें तो वहां इस्लामिक लोकतंत्र है, वो कहते हैं कि हम इस्लामिक लोकतंत्र हैं। अन्य जगह जैसे यूएसए में अध्यक्षात्मक शासन है, वहां भी लोकतंत्र है, वहां भी दावा किया जाता है कि लोकतंत्र है, हम भी लोकतांत्रिक हैं। और भारत में भी संसदीय व्यवस्था है, ब्रिटेन से ली गई, या शुरू से भी जो है आज़ादी के पहले से भी जो संसदीय व्यवस्थाएं थी वो भारत में कहीं ना कहीं छद्म रूप में ही लेकिन प्रचलित थी। तो भारत की जो लोकतंत्र है वो संसदीय लोकतंत्र है। तो एक तरीके से हर देश अपने आप को या अपनी शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक होने के नाम पे वैधता मतलब स्थापित करने की कोशिश करता है। वो अपने शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक कह के वैध बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये एक सर्वमान्य मूल्य है कि अगर लोगों की इच्छा के अनुरूप शासन हो रहा है, लोगों के हितों के अनुरूप शासन हो रहा है, लोगों के मूल्यों आदर्शों के अनुरूप शासन हो रहा है, तो वो लोकतांत्रिक है। और लोकतंत्र एक मूल्य के रूप में सर्वमान्य है और ये सब चाहते हैं कि उनको लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के रूप में जाना जाए। लेकिन मूल बात यह है कि वास्तव में लोकतंत्र को कायम करने के क्रम में जो स्वतंत्रता और समानता
में अंतर्निहित जो एक विरोध है या उसके जो समन्वय की स्थिति है, उसका समन्वय कैसे हो? उस अंतर विरोध में समन्वय कैसे स्थापित किया जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कुछ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो है वो स्वतंत्रता पर बल देती हैं, तो वहां समानता के साथ समझौता होता है, और कुछ जब समानता पे ज्यादा बल देती हैं तो वहां पे स्वतंत्रता के साथ समझौता होता है। तो वास्तव में एक आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी स्थापित हो सकती है जब व्यक्ति की स्वतंत्रता और समता में जो है वो एक परस्पर समन्वय स्थापित किया जाए। कितनी समानता, और इसका एक उदाहरण हो सकता है, ये हो सकता है, या इसका तरीका ये हो सकता है कि हम उतनी समानता समाज में लाने की कोशिश करें जिससे स्वतंत्रता सुनिश्चित रहे, या उतनी स्वतंत्रता समाज में स्थापित करने या राजनीति में स्थापित करने की कोशिश करें जिससे समानता बनी रहे। तो स्वतंत्रता और समानता का समन्वय एक बहुत बड़ा जो है एक जटिल प्रश्न है, जो अलग अलग व्यवस्थाएं उस प्रश्न के समाधान का दावा तो करती हैं, लेकिन कई बार दावा ये गलत होता है और उसको हम कहीं ना कहीं सही नहीं पाते हैं। तो सवाल ये है कि फिर किस तरीके से एक मतलब डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को स्थापित किया जाए, या लोकतंत्र के मायने क्या होंगे, और लोकतंत्र अन्य शासन व्यवस्था से अच्छी है या उसमें क्या अंतर्निहित गुण हैं। अगर इन सब बातों की हम चर्चा करें तो हम ये देखेंगे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अगर फ्री प्रेस है, मतलब वहां पे प्रेस की स्वतंत्रता है, वहां पे सूचना का अधिकार है, या वहां पे लोग के पास जो है किसी भी सूचना को जानने का अधिकार हो, या लोगों मतलब शासन में पारदर्शिता हो, तो हम कहेंगे कि वो शासन लोकतांत्रिक होगा। लेकिन फिर भी अभी हम आगे जब लोकतंत्र के लक्षणों की चर्चा करेंगे तो देखेंगे विस्तार से कि एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या क्या लक्षण होते हैं। जेएस मिल एक महान विचारक हुए, 1861 में उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और इनमें उन्होंने लोकतंत्र के 3 लाभों की चर्चा करी। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र ही एक ऐसा तंत्र है जो कि लोकहित को सर्व करता है, लोकहित का ख्याल रखता है, लोगों के विचारों का ख्याल रखता है। इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था से अच्छी व्यवस्था है। और वो कहते हैं दूसरी सबसे बड़ा लाभ ये है कि लोकतंत्र किसी समस्या को के समाधान में एक मल्टीपल दृष्टिकोण, बहुआयामी दृष्टिकोण से किसी समस्या के समाधान का प्रयास किया जाता है। और ये जो बहुआयामी दृष्टिकोण है, ये जो है वो एक समावेशी दृष्टिकोण होता है, और इसमें लगभग किसी भी जो समस्या के समाधान के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें सारे पक्षों के प्रति एक संवेदनशीलता होती है, और ये गुण केवल एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में होती है, ऐसा जेएस मिल का मानना है। इसलिए जेएस मिल कहते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली एक बहुत ही जो है अच्छी शासन प्रणाली है। और तीसरी विशेषता के तौर पे जो है मिल कहते हैं कि लोकतंत्र की एक और तीसरी विशेषता, या जो इसका एक महत्वपूर्ण लाभ है, वो ये है कि ये नागरिकों के चरित्र निर्माण में, उनकी नैतिकता के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि यहाँ नागरिकों के पास जो है वो अपने फ्री विल, विचार करने और अभिव्यक्त करने की उनको आज़ादी देता है। तो यहाँ पे जो नागरिक होंगे वो उनका सीधा सरोकार राजनीति से होता है, और ये लोगों को प्रेरणा देता है कि वो राजनीति में आए, सहभागिता करें, राजनीतिक निर्णयों के प्रति वो संवेदनशील हों और उसके प्रति वो शिक्षित हों, सरोकारी हों। तो जेएस मिल का कहना है कि लोकतंत्र ही वो एक ऐसा तंत्र है जो
लोगों में राजनीति के प्रति सरोकार को विकसित करता है, लोगों में उनका एक चरित्र निर्माण करता है, उनमें नैतिकता और बौद्धिकता का निर्माण करता है और उनमें एक स्वायत्तता का भाव पैदा करता है। तो इस तरीके से जे.एस. मिल जो है वो लोकतंत्र की महत्ता को बताते हैं। एक महत्वपूर्ण जो है दार्शनिक और चिंतक हुए अमर्त्य सेन, जिनको उनके विचारों के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। उनका कहना है कि जहां भी लोकतंत्र होता है वहां कभी अकाल नहीं होता है, क्योंकि कभी अकाल नहीं आया है, कभी अकाल आ नहीं सकता। अकाल वहां आता है जहां पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, क्योंकि लोकतंत्र लोगों के प्रति, उनके आवश्यकताओं के प्रति और उनकी जो है इच्छाओं के प्रति संवेदनशील होता है। तो ऐसी शासन व्यवस्था जो लोगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो, तो वहां पे कभी अकाल जैसी स्थिति नहीं आएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में काफी अकाल आया, तो वो केवल अपने जो है हितों के लिए काम कर रहे थे, अपने देश के हित के लिए काम कर रहे थे, वो कभी भारत के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। लेकिन जब से भारत में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई तो अकाल नहीं आया। इसको अमर्त्य सेन ने जो है वो हाईलाइट किया अपने विचारों में। तो ये हम देखते हैं कि लोकतंत्र इस तरीके से एक महत्वपूर्ण शासन प्रणाली के रूप में स्थापित हुआ। और अगर आधुनिक समय में लोकतंत्र की बात करें तो सबसे पहले हमें फ्रांस और ब्रिटेन में जो है, या ब्रिटेन और तांत्रिक शासन व्यवस्था जो वर्तमान आधुनिक रूप में है वो देखने को मिलती है। तो और इसको जो प्रणाली राजतंत्र की चली आ रही थी, जिसमें किसी उत्तरदायित्व का अभाव था, जिसमें कोई जो है निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से, खुले ढंग से कोई निर्णय नहीं लिए जाते थे, या जिसमें राजनीतिक शक्ति का मिसयूज होता था और कोई भी इनकम्पिटेंट, कोई भी जो है अयोग्य व्यक्ति शासन करता था, तो उन सब के खिलाफ जो है ये एक महत्वपूर्ण जो है आंदोलन आप देखेंगे यूरोप में, खासकर ब्रिटेन और फ्रांस में होता है। तो वहां से जो है हमें आधुनिक लोकतंत्र, लोकतांत्रिक मूल्यों से एक तरीके से परिचय हुआ। अब अगर हम लोकतंत्र के अर्थ और विशेषताओं की बात करें, अगर उनके विशेषताओं को हम कुछ बिंदुवार देखने का प्रयास करें, तो हम पाएंगे कि लोकतंत्र मूलतः लोगों का शासन है और समाज में जो लोग होते हैं वो ज्यादातर गरीब या वंचित होते हैं। तो वास्तव में ये वंचित या गरीब लोगों के द्वारा एक शासन के रूप में स्थापित होता है, ये जनसामान्य के शासन के तौर पे यह स्थापित होता है। और फिर किसी भी, अगर वो सच्चा लोकतांत्रिक जो है शासन व्यवस्था है, तो वहां पे हर व्यक्ति के लिए एक समान अवसर होता है आगे बढ़ने का। और ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो होता है वो सबको प्रतिष्ठा और अवसर की समता देता है, जैसा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी ये लक्ष्य रखा गया है कि प्रत्येक नागरिक को न्याय और स्वतंत्रता के साथ प्रतिष्ठा और अवसर की समता मिलेगी। तो ये किसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही संभव होता है। इससे पहले की जो शासन व्यवस्थाएं थी, वहां विशेषाधिकार होते थे, वहां पे कुछ एक पद सोपान क्रम होता था, एक श्रेणी क्रम होता था, कोई ऊपर है कोई नीचे है। तो इन सब व्यवस्थाओं, विशेषाधिकारों और इस पद सोपानीय व्यवस्था के खिलाफ लोकतंत्र एक जो है ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई किसी का विशेषाधिकार नहीं होते हैं, और वहां शासन कानून का होता है। और कानून का जो शासन होता है, तो उसमें कानून सबके लिए बराबर होता है। कानून के समक्ष कोई अमीर गरीब नहीं होता है, कोई वो किसी धार्मिक पहचान को नहीं, लैंगिक पहचान को नहीं जानता है, वो किसी प्राचीन परंपरागत पद सोपानी व्यवस्था को नहीं जानता है। कानून के समक्ष सब समान होते हैं। तो इस तरीके से विशेषाधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है, और जब हर व्यक्ति बराबर होते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना होती है, समता के मूल्यों की स्थापना होती है और स्वतंत्रता के मूल्यों की स्थापना होती है। लोकतंत्र में जो अल्पसंख्यक लोग हैं
उनके भी अधिकारों की सुरक्षा होती है। यद्यपि प्रायः देखा जाता है कि लोकतंत्र को बहुसंख्यक का अधिनायकवाद के तौर पे भी कुछ लोग आलोचना इसकी करते हैं। लेकिन अगर कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था है और वहाँ स्वतंत्र मीडिया है, स्वतंत्र प्रेस है, तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी उतनी ही जो है सुरक्षा होती है जितनी कि बहुसंख्यक के अधिकारों की होती है। तो एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा वो अच्छे से होती है। यद्यपि जो मेजॉरिटी शासन में जो जिनकी आइडेंटिटी मेजॉरिटी की होती है, वो लोग अपना सरकार बनाने में सफल होते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं स्वतंत्रता, समानता और न्याय के मूल्यों से बंधे होते हैं और उनको भी अल्पसंख्यक हितों का ख्याल रखना पड़ता है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि एक जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है, उसमें लिखित संविधान के माध्यम से मानव अधिकारों की सुरक्षा करी जाती है और कई बार एक स्वतंत्र न्यायपालिका के द्वारा मानव अधिकारों की सुरक्षा करी जाती है और इसी सुरक्षा के क्रम में जो है वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो मूलभूत तत्व हैं वो है विधि का शासन होना, लिखित संविधान होना, मानव अधिकारों की जो है घोषणा होना और उन मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका का होना, शक्ति का पृथक्करण होना। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्ति में अगर पृथक्करण होता है और एक सरकार का एक अंग अगर सरकार के अन्य अंग पर नियंत्रण रखता है, तो इससे एक जीवंत लोकतंत्र की स्थापना होती है और लोकतांत्रिक मूल्यों की इस तरीके से सुरक्षा हो सकती है। अब अगर हम बात करें पश्चिमी देशों में लोकतंत्र की, तो जब हम कहते हैं कि ग्रीक में सबसे पहले जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई, लेकिन ये ध्यान देने योग्य बात है कि भले ही ग्रीक में लोकतंत्र के होने का दावा किया जाता है, लेकिन वहाँ भी महिलाओं को, दासों को, बच्चों को, खासकर महिलाओं, दासों और विदेशियों को जो है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता था। तो इस तरीके से आधी से ज्यादा आबादी लोकतांत्रिक व्यवस्था से बाहर हो जाती थी। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है वो कमी थी जो ग्रीक लोकतंत्र में हमें देखने को मिलता है। और ये केवल ग्रीक शासन व्यवस्था में नहीं, जहां हम कहते हैं कि यूएसए में सबसे पहले संविधान बना 1789 में और फ्रांस में सबसे पहले स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया, लेकिन वास्तव में यहाँ की जो महिला आबादी है या यहाँ की जो आधी आबादी है वो भी बड़े लंबे समय तक लोकतांत्रिक अधिकारों से और अपने वोटिंग अधिकारों से जो है वो वंचित रही। आपको जान के ये आश्चर्य हो सकता है कि फ्रांस में 1944 में जाके महिलाओं को जो है वोटिंग राइट मिला। ब्रिटेन में 1928 में महिलाओं ने जो है महिलाओं को वोटिंग राइट मिला और यूएसए में जहां 1789 में ही जो है संविधान बन गया था, वहां 1920 में जाके महिलाओं को वोटिंग राइट मिला। तो ये एक बड़ी विडंबना थी जो हमें पश्चिमी लोकतंत्र में देखने को मिलता है। और अगर यूएसए की बात करें तो वहां पे जो काले या अफ्रीकन अमेरिकन जो नागरिक थे अमेरिका के, उनको अपने वोटिंग राइट के लिए 1965 तक इंतजार करना पड़ा। तो ये एक हमें देखने को मिलता है कि सब लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं, लेकिन एक समावेशी लोकतंत्र की स्थापना अभी हाल की ही घटना है और ये अभी तक जो है वो चल रहा है। अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया में 2015 में जाके महिलाओं को वोटिंग राइट मिला और पहली बार उन्होंने म्यूनिसिपल चुनाव में जो है वो सहभागिता की। इस लिहाज से भारत ने अपने आज़ादी के समय से ही, जब से भारत आज़ाद हुआ, एडल्ट जो है यूनिवर्सल सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को जो है हमने लागू किया और उन
लोकतंत्र के मूल्यों को अपने आज़ादी के साथ ही हमने स्थापित किया, और उसमें महिला पुरुष या अन्य किसी आधार पे कोई भेद नहीं किया गया, सार्वभौमिक तौर पे सबको वोटिंग राइट मिला। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लोगों का तंत्र बनाने के लिए भारत अपने आज़ादी की लड़ाई में ही जो है लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के प्रति प्रतिबद्ध था, और इस प्रतिबद्धता को भारतीय संविधान में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे संविधान में ही तमाम मौलिक अधिकारों के वर्णन के साथ ही तमाम सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की भी बात करी गई है, और राज्य को ये निर्देशित किया गया है कि वो इन समय के साथ इन सभी सामाजिक आर्थिक अधिकारों पे भी पूरा करने का प्रयास करेगा। खैर, भारतीय लोकतंत्र की चर्चा हम अभी कुछ देर में करेंगे। अगर हम विश्व में प्रचलित लोकतंत्रों की बात करें और उसके विभिन्न, और अगर ऐसी चीजें किसी भी लोकतंत्र में हैं तो वो आम लोगों को सशक्त नहीं करती हैं, बल्कि उनके अधिकार का हनन करती हैं। तो इस तरीके से ये कहा जाता है कि प्रक्रियात्मक न्याय में ये जरूरी नहीं है कि प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के द्वारा लोकतंत्र के लक्ष्यों को स्थापित किया जा सके या पाया जा सके। और उदाहरण के तौर पे वो देते हैं कि अर्जेंटीना और ब्राजील में 1980 और 90 के दशक में इसी तरीके की सरकारें चुन तो ली गई, लेकिन उनको लोगों के हितों के बारे में उनमें संवेदनशीलता नहीं थी। लोगों के अधिकारों का इन सरकारों ने अतिक्रमण किया, जबकि यहां भी जो भी प्रक्रिया थी उसको फॉलो किया गया। तो कई बार ये देखते हैं कि चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर के द्वारा या चुनावी प्रक्रिया में बदलाव के द्वारा या गलत तरीके से धन बल, बाहुबल, अन्य भावनात्मक मुद्दों पर वोटर्स को, मतदाता को गुमराह किया जा सकता है। अब इसके पलट उलट एक जो लोकतंत्र की अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है तात्विक लोकतंत्र, सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी। तात्विक लोकतंत्र इस बात पे बल देता है कि, और ये मूलतः जो प्रक्रियात्मक लोकतंत्र है उसकी कमियों को उजागर करते उनको पूरा करने का प्रयास करता है। वो कहते हैं किसी भी लोकतंत्र को हम इस आधार पे नहीं जान सकते कि वहां पे प्रक्रियात्मक इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वहां पे आवधिक चुनाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या वहां पे सार्वभौमिक वैध मताधिकार है। हमें अगर कहीं लोकतंत्र देखना है तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या वहां सामाजिक समरसता है, सामाजिक समानता है, लोगों के सामाजिक आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, लोगों के जो उनकी राजनीतिक सहभागिता की जो पूरी प्रक्रिया है, क्या उसमें समाज का हर वर्ग समान रूप से सहभागिता कर रहा है। अगर ऐसा नहीं कर रहा है, अगर समाज में बहुत ज्यादा गरीबी है, बहुत ज्यादा बेकारी है, तो हम ये नहीं मान सकते कि लोकतंत्र वहां लोकतंत्र है, भले ही वहां सारी प्रक्रियात्मक व्यवस्था, सारा प्रक्रियात्मक लोकतंत्र वहां पे हो। तो इस तरीके से जो तात्विक न्याय है वो परिणाम पर बल देता है। वो कहता है कि जिस लक्ष्य, जिस मूल्य के लिए हमने, जिस उद्देश्य से हमने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की, क्या वो उद्देश्य पूरा हो रहा है। तो प्रक्रिया जरूरी नहीं है, उद्देश्य का पूरा होना ज्यादा जरूरी है। तो जो भी तात्विक लोकतंत्र है वो वितरणात्मक न्याय पर बल देता है। उसका मानना है कि संसाधनों का बंटवारा इस रूप में होना चाहिए कि समाज के हर वर्ग तक समाज के संसाधनों की पहुंच हो, समाज में शक्ति और सत्ता तक उनकी पहुंच हो, उनकी भी आवाज शासन में सुनी जाए और उनके भी हितों को पूरा किया जाए।
तो इस तरीके से दो तरीके के विचारक हमें देखने को मिलते हैं। पहले जो प्रक्रियात्मक न्याय के समर्थक हैं शुम्पेटर हैं, जोसेफ शम्पेटर और हंटिंगटन के तौर पे हमें देखने को मिलते हैं। दूसरे रूसो हैं, जो हमें फॉर्मल डेमोक्रेसी की जगह, औपचारिक लोकतंत्र की जगह जो है वो वास्तविक लोकतंत्र और एक समतावादी समाज का समर्थन करते हुए देखते हैं। शुम्पेटर का मानना है कि अगर हम समाज में समता के मूल्य पर बल देंगे, समता स्थापित करने पर बल देंगे, तो वो लोकतंत्र के लिए घातक है। वहीं उलट में रूसो का यह कहना है कि केवल समता मूलक समाज में ही वास्तविक लोकतंत्र या वैध लोकतंत्र फल फूल सकता है। तो ये आपने एक महत्वपूर्ण अंतर देखा। अब हम विभिन्न प्रकारों की चर्चा करेंगे, खासकर लोकतंत्र के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करेंगे और संक्षेप में उनके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रकार है वो क्लासिकल डेमोक्रेसी का है, शास्त्रीय लोकतंत्र का है। और शास्त्रीय लोकतंत्र का उदाहरण, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, कि हमें एथेंस में, ग्रीक के एथेंस में देखने को मिलता था, जहां जो नागरिक थे वो राजनीतिक तौर पे बहुत सक्रिय थे। वो सीधे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का भी हमें वहां उदाहरण देखने को मिलता है, सीधे राजनीतिक प्रक्रिया में सहभाग करते थे। लेकिन उसकी मुख्य कमी ये थी कि वहां पर विमेन, महिलाओं को, वहां पर दासों को या विदेशियों को इस पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभागिता करने का अधिकार नहीं था, जो कि शास्त्रीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण कमी है। हालांकि उस दौर में के महत्वपूर्ण चिंतक प्लेटो हुए, और प्लेटो जो है ये मानते थे कि लोग दरअसल शासन करने में अक्षम हैं और लोगों का शासन नहीं होना चाहिए। शासन करने के लिए एक दार्शनिक शासन की एक महत्वपूर्ण विचारक की आवश्यकता होती है, क्योंकि लोगों के पास ये समझ, ये विवेक नहीं होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा निर्णय लिया जाना चाहिए। एक ज्ञानवान दार्शनिक विचारक को ही ये समझ होती है कि क्या निर्णय लेना चाहिए। तो आप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की आलोचना करते हुए प्लेटो देखते हैं, और इसमें वो एक दार्शनिक राजा की संकल्पना देते हैं। वो कहते हैं कि दार्शनिक राजा को शासन करना चाहिए, क्योंकि उसे ज्यादा जो है वो ज्ञान होता है, वो एक परिपक्व होता है, वो विभिन्न चरणों में उसके ज्ञान का जो है वो विकास होता है। तो ऐसे व्यक्ति को शासन करना चाहिए। अगला जो प्रकार है वो है कुलीन तंत्रीय या कुलीन लोकतंत्र, एलिटिस्ट लोकतंत्र, जिसको जो है इसके मुख्य प्रतिपादकों में हम जो है विल्फ्रेड पैरेटो को देखते हैं, या गीतानो मोस्का को देखते हैं, रॉबर्ट मिशेल और जोसेफ शुम्पेटर। ये भी जो है एलिटिस्ट डेमोक्रेसी या में सहभागिता किया जाता है, और ये जो हित समूह हैं यही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देते हैं। तो लोकतंत्र कुछ नहीं है बल्कि विभिन्न हित समूहों के मध्य एक अंतर क्रिया है, जो कि नीति निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इस तरीके का विचार हमें देखने को मिलता है जो है बहुलवादी लोकतंत्र में। अगला जो लोकतंत्र है उसको हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहते हैं, और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का अर्थ यानी सहभागिता मूलक लोकतंत्र का अर्थ ये है कि जिसमें नागरिकों की सीधी सहभागिता होती है, और सीधी सहभागिता का तात्पर्य ये कि नागरिक इसमें सक्रिय सहभागिता करते हैं। वो केवल वोट देने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी शासन प्रक्रिया में, पूरी लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया में वो सीधे सहभागिता करते हैं। और सहभागिता करने का अर्थ ये है कि वो नीतियों का, कानूनों का मूल्यांकन करते हैं, उस पर एक अपना स्पष्ट विचार रखते हैं, और उसके मूल्यांकन के क्रम में जो है क्या सही क्या गलत वो अपनी बात उस पर रखते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग में, नीति निर्माण में, किसी भी निर्णय के निर्माण में वो अपनी सीधी भूमिका निभाते हैं। तो अगर इस तरीके की व्यवस्था होती है जिसको रूसो और जेएस मिल सपोर्ट करते हैं, सीबी मैकफर्सन भी इस तरीके की सहभागिता मूलक लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, तो उनमें उनका कहना है कि लोकतंत्र में सहभागिता करना किसी भी जो है व्यक्ति का या किसी भी मतदाता का एक मौलिक अधिकार है, उसको किया जाना चाहिए।
और मिल जैसा कि कहते हैं कि ऐसा करने से या सहभागिता मूलक लोकतंत्र की स्थापना करने से जो है वो व्यक्ति का बौद्धिक और नैतिक विकास होता है, उनमें जो है तमाम सक्रिय गुणों का विकास होता है जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। अब अगला जो लोकतंत्र है और वो है विमर्शी लोकतंत्र। विमर्शी लोकतंत्र का अर्थ ये है, या विमर्शी लोकतंत्र से तात्पर्य इसके समर्थकों में देखें तो यूर्गेन हैबरमास और हम जॉन रॉल्स को पाते हैं। उनका ये कहना है कि निर्णय की जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो बहुत ही बौद्धिक होनी चाहिए और वो विभिन्न दृष्टिकोणों से उस पर विमर्श और विचार किया जाना चाहिए। वो तार्किक होना चाहिए और ये नागरिकों के तार्किक विमर्श का विषय होना चाहिए नीति निर्माण। मतलब नीति निर्माण करने के लिए तार्किक विमर्श, बौद्धिक विमर्श की आवश्यकता है जो नागरिकों के द्वारा किया जाना चाहिए। और इस तरीके से जितनी ही अच्छी विमर्श, जितने ही अच्छे विचार विमर्श होंगे, जितना ही अच्छा संवाद होगा, उतनी ही अच्छी जो है वो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होगी। तो आवश्यकता इस बात की है कि एक स्वस्थ और निष्पक्ष वातावरण दिया जाए जिसमें एक निष्पक्ष प्रक्रिया का जो है वो अनुपालन हो सके, और इस जो स्वस्थ और निष्पक्ष वातावरण जिसमें सभी समाज के सभी वर्गों को अपनी बात कहने का एक अधिकार हो, बात करने का एक मंच मिले, और इस विमर्श करने, इस संवाद की प्रक्रिया में जो आउटकम निकलेगा वो बहुत ही अच्छा होगा। और रॉल्स कहते हैं कि इसी माध्यम से हम किसी निष्पक्ष प्रक्रिया को अपना सकते हैं और ये निष्पक्ष प्रक्रिया सभी के हित में होगी। अब इसके बाद जो लोकतंत्र है उसको हम कहते हैं पीपल्स डेमोक्रेसी, यानी जनवादी लोकतंत्र। और जनवादी लोकतंत्र का अर्थ यहाँ मार्क्सिस्ट लोकतंत्र से है और इसमें सामाजिक समता के मूल्य पर ज्यादा बल दिया जाता है। और कई बार ये देखा जाता है कि समता पे बल देने से स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचता है, लेकिन जो मार्क्सवादी या जनवादी जो लोकतंत्र है उसका मानना यह है कि सामाजिक समता के मूल्य को स्थापित करने के लिए समाज में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व नहीं होना चाहिए, पूंजीपति वर्ग नहीं होना चाहिए। जनवादी लोकतंत्र की स्थापना, वास्तविक स्थापना तब होगी जब समाज के उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व होगा और ये स्वतः ही नियंत्रित होगा। तो इस तरीके से मार्क्स के विचारों में हमें जो है वो जनवादी लोकतंत्र के विचार को हम पाते हैं। और इसमें कुछ सुधार करते हुए लेनिन कहते हैं कि वास्तव में कोई जनवादी दल के द्वारा ही लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करी जा सकती है। हालांकि लेनिन ने ये नहीं बताया कि जनवादी दल की शक्ति पर नियंत्रण कैसे होगा या जनवादी दल का नेतृत्व करने वाले की शक्ति पर नियंत्रण कैसे होगा। तो इस तरीके की लोकतांत्रिक व्यवस्था में चेक एंड बैलेंस का अभाव, नियंत्रण एवं संतुलन का हमें अभाव देखने को मिलता है, जिससे कई बार ये एक तानाशाही में परिवर्तित होता दिखता है, जिसको हम स्टालिन के उसमें देख सकते हैं, नेतृत्व में, शासन में देख सकते हैं। अगला जो प्रकार है वो सामाजिक लोकतंत्र का है। सामाजिक लोकतंत्र या समाजवादी लोकतंत्र अपने लक्ष्य को मार्क्स से ही लेता है, या उसका तात्पर्य, इसका बल, मुख्य बल सामाजिक समता पर है। लेकिन ये सामाजिक समता वो लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया से या लोकतांत्रिक माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश करता है। वो किसी दल की या किसी व्यक्ति की या किसी उसके जो है उसकी स्थापना का समर्थन नहीं करता है, बल्कि एक बहुलवादी परिवेश में, मल्टी पार्टी सिस्टम में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से जो है उस सामाजिक लक्ष्यों को या सामाजिक समता के मूल्य को हासिल करने का प्रयास करता है। वो किसी क्रांति की बात नहीं करता, जैसा कि मार्क्स कहते हैं कि बुर्जुआ के खिलाफ जब क्रांति होगी तभी जो है वो सर्वहारा का बीच में अधिनायकत्व आएगा और फिर साम्यवाद की अच्छी स्थिति आएगी जिसमें सभी लोग
अपने समानता के अधिकारों का जो है वो उपभोग करेंगे। अगला प्रकार है ई डेमोक्रेसी का, और जो ई डेमोक्रेसी है वो वर्तमान शासन व्यवस्था में तकनीकी जो उपलब्धियां हैं या सूचना एवं संचार क्रांति के जो टूल्स हैं, सूचना एवं संचार क्रांति जो प्रौद्योगिकी है उसके उपयोग पर बल देता है। और कहीं ना कहीं जो सूचना और संचार क्रांति है या उससे जुड़ी जो प्रौद्योगिकियां हैं वो एक समावेशी लोकतंत्र की तरफ बढ़ रही हैं, और यहाँ ये लोगों को अपने विचार करने का, उनको सोचने का या उनको अपने आइडिया बनाने का एक मूल्य के विकास का एक अवसर देती हैं और अपनी बात कहने का एक अवसर देती हैं। तो कहीं ना कहीं ई डेमोक्रेसी का जो मॉडल है वो लोगों के सहभागिता को और बढ़ावा देता है, लोकतंत्र को और संवेदनशील बनाने को बल देता है, लोकतंत्र को और समावेशी बनाने का एक अवसर देता है जिसमें सभी लोग अपनी बातों को रख सकते हैं, सरकार तक अपनी बातों को आसानी से पहुंचा सकते हैं और अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं। तो लोकतंत्र कहीं ना कहीं प्रातिनिधिक जो लोकतंत्र है उसको और मजबूत बनाता है, या प्रातिनिधिक लोकतंत्र से आगे बढ़ के प्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्थापित करने की ओर एक कदम के तौर पे देखा जा सकता है। अब अगर भारत में लोकतंत्र की बात करें तो भारत का लोकतंत्र प्रक्रियात्मक भी यहाँ पे है और संविधान के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। भारतीय अगर लोकतंत्र की हम चर्चा करें तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि यहाँ पर संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत जैसे विविध देश में जहाँ पे विभिन्न हित हैं, हितों की बहुलता है और उन सभी हितों में एकता स्थापित करने के लिए आवश्यक था कि हम संसदीय लोकतंत्र को अपनाते। और चूंकि संसदीय लोकतंत्र का प्रतिक्षण कहीं ना कहीं ब्रिटिश काल में भी हमसे हो चुका था, तो इस कारण से हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। ये ज्यादा बहुलवादी प्रतिनिधित्व का जो है वो समर्थन करता है। तो ऐसी व्यवस्था में विभिन्न भारतीय हितों का एक प्रतिनिधित्व भी होता है। तो हमने जो है हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो एक संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पे आवधिक, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी होते हैं। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ की स्थापना भी की गई है। संविधान यहाँ सर्वोपरि है और संविधान की सुरक्षा के लिए, संविधान के मूल्यों को समाज में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में स्थापित करने के लिए एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की भी स्थापना की गई है। और चूंकि यहाँ शक्ति का पृथक्करण हमें देखने को मिलता है, तो इस तरीके से तीनों शासन के तीनों अंगों में एक नियंत्रण एवं संतुलन भी हमें देखने को मिलता है। फिर भारतीय जो लोकतंत्र में है, लोकतंत्र में अगर हम संवैधानिक अधिकारों की बात करें, संविधान में मौलिक अधिकारों की बात करें, तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का, समानता का अधिकार, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। फिर अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर भारत के प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 23-24 में किसी भी प्रकार के शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। यहाँ पे लोगों को उनके धार्मिक स्वतंत्रता, उसके पालन का, उसके प्रचार प्रसार का भी अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। और फिर लोगों की शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का भी सुरक्षा किया गया है और उसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में व्यवस्था की गई है। और इन सारे अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, इन सारे अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में, कई बार जो है उसकी स्थिति में आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार दिया गया है कि अगर इन अधिकारों का कोई आपका हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को पूरी संविधान की आत्मा कहा। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा अधिकार है जो लोगों को सशक्त करता है और अपने अधिकारों के अनुपालन को सुनिश्चित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारतीय जो है संविधान में लोगों के अधिकारों की जो है, खासकर राजनीतिक अधिकारों की एक तरीके से गारंटी देखने को मिलती है, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की।
हमें उसको गारंटी देखने को मिलती है, उसकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी हमारे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया गया है। इसके अलावा जो है, राज्य को ये निर्देशित किया गया है भाग 4 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा राज्य को ये निर्देशित किया गया है कि वो ऐसी नीतियों का अनुसरण करे कि लोगों में जो है आर्थिक समानता आए, लोगों में एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, लोग अपने तमाम सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का उपभोग सुनिश्चित कर सकें, गरिमामय जीवन जी सकें। तो ये भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। फिर भारतीय लोकतंत्र में आप देखते हैं यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, चूँकि भारत में विविधता में एकता का एक समन्वय हमें देखने को मिलता है, एक विशेषता हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, जो कि विभिन्न विचारों और विभिन्न मूल्यों के इर्द-गिर्द संगठित होती दिखती है, उसके लिए अपने हितों के बढ़ावा देने का प्रयास इसमें किया जाता है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम के द्वारा यहाँ की लोकतंत्र को और मजबूती मिलती है। और फिर इन सब के बाद भारत में मीडिया, प्रेस की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 में विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता में कहीं न कहीं जो है प्रेस की स्वतंत्रता की बात भी निहित है। और प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र को जीवंत रखने में, लोकतंत्र को जो है एक एक्टिव रखने में, सक्रिय रखने में एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका वो अदा करती है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारा जो भारतीय लोकतंत्र है, वो बड़ा ही जो है एक जीवंत लोकतंत्र है, और ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्योंकि इसमें लगभग आज भारत की आबादी 145 करोड़ की हो चुकी है, और हर नए चुनाव के साथ एक विश्व कीर्तिमान यहाँ स्थापित किया जाता है लोगों की सहभागिता का या अन्य चीज़ों में। तो इन सब के बावजूद भी कुछ कमियां हैं, गरीबी है, असमानता है, तमाम सामाजिक अस्थिरीकरण हमें आज भी देखने को मिलता है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको आज भी, या नक्सलवाद की समस्या है, या करप्शन की समस्या है, राजनीतिक हिंसा की समस्या है, जो हमें देखने को मिलती है। और जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हमने राजनीतिक समानता तो प्राप्त कर ली है, लेकिन अभी सामाजिक आर्थिक समानता को प्राप्त करने में हमें अभी और जो है वो काम करना होगा। और जो भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, उसमें कहीं कभी-कभी ये देखने को मिलता है कि जो बहुसंख्यक समाज है, उसको एक प्रतिनिधित्व ज़्यादा मिलता है। तो कहीं न कहीं इस भारतीय लोकतंत्र को और समावेशी बनाने के लिए हमें जो है कुछ सुधार की ओर सोचना चाहिए, और सभी हितों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने आज का पूरा अध्याय देखा, और हमने लोकतंत्र के विभिन्न जो है प्रकारों की चर्चा की, उसके विभिन्न विशेषताओं की चर्चा की, भारत में लोकतंत्र के संदर्भों की चर्चा की। आशा है कि आपको ये पूरा पाठ अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।